ओके स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारी 2 क्लास आ चुकी है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को कवर अप किया है। ठीक है बेटा, तो जो छात्र चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो आपको पता है ये प्योर एनसीईआरटी है जो कि यूपीएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल पीसीएस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएएस, हरियाणा पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है, आरओ, एआरओ, एसएससी के ऑल एग्ज़ाम और स्पेशल सीटेट और यूपी टेट के लिए भी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जो हमारा स्थल मंडल है वो बहुत सारी प्लेटों में बटा हुआ है, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, यानी एक साल में ये प्लेट कुछ मिलीमीटर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा पिघला हुआ होता है उसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ठीक है, एक वृत्तीय रूप में यानी सर्कुलर वे में घूमता रहता है। ये बात हमने इससे पहले चैप्टर में देखा था, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया। ठीक है, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। ये जो गति होती है वृत्तीय गति, इसी की वजह से सतह पर क्या होता है? परिवर्तन होता है। और जो फोर्स पृथ्वी अपने रोटेशन के कारण उत्पन्न करती है, या हमारी जो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है उसके कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको कोरियोलिसिस बल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम अंतर्जनित बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो अंतर्जनित बल कैसा होता है? अंतर्जनित बल एक ऐसा बल होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होने वाले क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। जो अंदर के भाग में उत्पन्न होता है उसे हम अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो सतह पर होता है उसे बहिर्जनित बल कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ठीक है बेटा, याद रखना। तो अंतर्जनित बल हमने देखा, बहिर्जनिक बल हमने देखा, भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में भी हमने देखा। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो, ये हमारी पृथ्वी की गतियाँ हैं। ठीक है, और पृथ्वी की गति
के कारण दो प्रकार के बल हमारे उत्पन्न होते हैं। नंबर एक हमारा अंतर्जनित बल, दूसरा बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल का मतलब है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, आकस्मिक और पटल विरूपण बल। और आकस्मिक बल आपके किससे संबंधित है? भूकंप से, ज्वालामुखी और भूस्खलन से। पटल विरूपण बल पर्वत निर्माणकारी बल है, यानी जो पर्वत होते हैं इनका निर्माण जो है वो पटल विरूपण बल से होता है। अपर्दन और निष्क्षेपण, नदी, बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग आदि। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बेटा हम। कुछ रहा तो नहीं? देखिए इसको देखिए, टर्मिनोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थलीय मंडलीय प्लेट, भूप्रपरटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती है। भूप्रपरटी में अनेक बड़ी कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई है। ठीक है, आगे देखो, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी ज्वालामुखी भूप्रपरटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ज्वालामुखी भूप्रपरटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी को। तो भूप्रपरटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी भूप्रपरटी पर खुला एक ऐसा होल होता है, छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ज्वालामुखी है। देखिए ये हमारी मेंटल है, मेंटल है कि ये प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, चलो। और ये मैग्मा कोस्ट होता है, यानी इसके अंदर जो है मैग्मा स्टोर रहता है। ओके, अचानक इसमें जो है विस्फोट हुआ और ये जो रेड कलर का है ये आपका लावा बाहर आया। ठीक है, लाल रंग का आपका लावा है, याद रखना। और ये एक निकास ट्यूब है जिसको वेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, और जिससे ये बाहर आता है उसे क्रेटर बोलते हैं। और बाकी लावे के साथ साथ में गैस और राख भी जो है ऊपर निकलती है। तो जो गैस और राख होती है वो तो ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, और लावा जो है ऐसे फॉलो करना शुरू कर देता है जैसे ब्लैक ब्लैक कर रहा है ये। ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ पर एंडो का मतलब होता है अंत है, एक्सपो का मतलब होता है बाहरी है, जैनिक मतलब उत्पत्ति, यानी जिसकी उत्पत्ति अंदर होवे और जिसकी उत्पत्ति बाहरी होवे। ठीक है, तो उसे एंडोजोनिक बोलते हैं और एक्सोजोनिक बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए ध्यान से देखो एक बार। स्थल मंडलीय प्लेटें, स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। ठीक है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। स्थलीय मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जब स्थल मंडलीय प्लेटें गति करती है तो पृथ्वी की जो सतह है उस पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूप्रपरटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, यानी हमारी जो भूप्रपरटी है उसके नीचे का वह क्षेत्र जहाँ पर कंपन वाइब्रेशन शुरू होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह यानी भूमि की सतह पर उसके
निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भूमि की सतह के जो निकटतम स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं, मतलब एपिसेंटर। तो अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, और अधिकेंद्र मतलब एपिसेंटर से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। अधिकेंद्र से जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ेगी भूकंप की, तो उसकी जो तीव्रता है वो कम होती चली जाती है। ठीक है। देखो, ये एक फिगर है, ठीक है, एक चित्र है, एक भूकंप की उत्पत्ति, यानी भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है। उद्गम केंद्र क्या होता है? वह स्थान जहाँ भूकंप, यहाँ पर देखो, उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वह स्थान जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र कहलाता है। ओके। अब देखो, ये जो है ये आपका उद्गम केंद्र है। ठीक है। प्लेट सीमा, ये प्लेट सीमा है वाइट वाइट वाली। अधिकेंद्र, ये अधिकेंद्र है। ठीक है। भूकंपी तरंगों सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हुई, ये जो भूकंप की तरंगे है ये सभी दिशाओं में समान रूप से बाहर निकलती है। ठीक है। क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है? पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है। एस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे, पृष्ठीय तरंगे। ठीक है। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। एक होती है पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो पी एस एल, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और पृष्ठीय तरंगे। ठीक है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो इस प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, तालाब में मछलियों में उत्तेजना आ जाती है, सांप जो है जमीन में से धरातल पे आ जाते हैं। ठीक है। भुज में भूकंप के झटके, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। ठीक है। 1 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। ठीक है। खबर नंबर 2, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित, स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। भुज में निराशाजनक राहत, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाई नहीं पहुंच पाई थी। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गई थी, सब तबाह हो गई थी। ठीक है। 5वीं, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी। 6ठी खबर है भूकंप, हेडलाइन है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन घोषणा कर दी थी। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी। ठीक है। मुख्यमंत्री केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से होता है। ठीक है, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, जिसे भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है।
जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ठीक है, फिर आगे एक क्रियाकलाप आ गई, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद है भूकंप से बचने के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। भूकंप के दौरान कहाँ पर आश्रय ले, सुरक्षित स्थान पर चले जाए, रसोई के काउंटर मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में चले जाए, आग वाले स्थान चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़की, दर्पण और तस्वीर फ्रेम से दूर रहे। छोटो इसको दो। इसके बाद है बेटा मुख्य स्थलाकृतियाँ। क्या है? मुख्य स्थलाकृतियाँ। ठीक है, देखो अपक्षय एवं अपर्दन। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद है नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है, यानी जो नदी का जल है वो भी भूमि का कटाव करता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है? एक जलप्रपात बनाती है। ठीक है, देखो कठोर शैल ये वाली है, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदुल शैल, तो कठोर शैल के नीचे जो है ना मुलायम शैल होती है और जो जल होता है वो उनको काट देता है। ठीक है, तो इस प्रकार एक झरने का, एक जलप्रपात का निर्माण होता है। जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। ठीक है, जैसे ही नदी जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चाप झील कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। ठीक है, याद रखना, जिसे चाप झील कहते हैं। देखो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। यानी नदी जो है बड़े बड़े मोड़ लेने लगती है। ठीक है, इनको विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाती है जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों का अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, नदी अनेक धाराओं में बट जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। कौन सा है? वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। और अन्य जलप्रपात में उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियागर जलप्रपात है। अफ्रीका में जोम्बी और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये बाढ़ का मैदान है, ये तटबंध है और ये विसर्प है। ठीक है,
आगे देखो बेटा, तो अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यहाँ अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। विश्व की कुछ नदियों के नाम लिखने चलो छोटे इसको। मुख्य नदी और वितरिकाएं। तो एक मुख्य नदी है, और जब एक मुख्य नदी में से, ठीक है, कई सारी नदी निकल जाती है और दोबारा इस मुख्य नदी में न मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं, ठीक है। ये समुद्री गुफा है, ये तटीय मेहराब है और ये स्टैक है। तो समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? तटीय मेहराब बनते हैं। तो समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी होती रहती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्टेक कहते हैं, ठीक है। ऊंची शैलीय तटों को समुद्र भर्गु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती है, ठीक है। चलो, हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी पत्थरों को अपर्दित कर देती है। गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से जो उन गर्तों में जल भर जाता है तो वे एक सुंदर झील बन जाती है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हिमनद हिमोड़ कहलाते हैं, ठीक है। ये कोई ज़्यादा खास नहीं है। मतलब आप ये समझ लो कि जो हिमनद होते हैं ना, वो एक बर्फ़ की नदी हुए है। क्या हुए? बर्फ़ की नदी होती है, ठीक है। ये आखिरी टॉपिक हमारा पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा? बिल्कुल देखा है। बालू के टिब्बे कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य छत्रक सेल कहते हैं, ठीक है। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग की आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण और शीर्ष होते हैं। पवन चलने पर ही अपने साथ रेत के छोटे छोटे कण को ले आते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह के। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बालू टिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू टिब्बा कहते हैं, ठीक है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं? बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इनको लोयस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोयस। चीन में विशाल लोयस के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आपकी एक्सरसाइज आएगी, ठीक है। देखिए ये रही, ठीक है ना। अब हम ये देख लेते हैं कुछ रहा तो नहीं हमारा।
ठीक है बेटा, देखो ये क्लास आपकी जो है इस सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ। ठीक है, क्लास 7th भूगोल। ओके, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिविल सर्विस, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीटेट, यूपी टेट, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, सीयूटी, नेट, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।